एसएन साहब, मैं आपसे दो प्रश्न हैं। एक तो लार्जर क्वेश्चन अब ये हो रहा है कि ये लार्जर इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात है, उसका एक हिस्से में आप वन नेशन वन इलेक्शन को उठा के करेंगे तो ठीक नहीं है। मेरे दो आपसे प्रश्न हैं। एक, भारत जैसा देश जहां जम्मू कश्मीर लद्दाख को आपके हिसाब से एक साथ नहीं रहना चाहिए, उसके डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि जम्मू कश्मीर अलग हो जाए, लद्दाख अलग हो जाए, एक तरफ तो आप ये बात कर रहे हैं, और वहां पे कितना प्रैक्टिकल ये बात होगी। दूसरा प्रश्न ये है कि एक जमाने में बात हुआ करती थी राइट टू रिकॉल की, तो अगर आप 5 साल का फिक्स टर्म कर दे रहे हैं तो ये तो राइट टू रिकॉल वाला सब मामला का कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा। और इसी में चूंकि आप ऐसे हैं जिसने इसको बहुत पास से समझा है, देखा है, सरकारें आप जब राष्ट्रपति भवन में नारायणन साहब के साथ थे तो उस समय बहुत ऐसे समय आए जब राष्ट्रपति का डिस्कशन काम किया कि भाई किसकी सरकार बन सकती है, किसकी नहीं बन सकती है, देश के लिए इंपॉर्टेंट था। ऐसे में राष्ट्रपति को एक कमेटी बनाना, जिस कमेटी को, मतलब मुझे देख के कभी लगता है जिस कमेटी को इलेक्शन का सबसे ज्यादा अनुभवी उसमें गुलाम नबी आजाद हैं, जो कि राज्यसभा में 5-7 बार रहे हैं, वो भी लोकसभा का 2 बार इलेक्शन जीते हैं, विधानसभा 1 बार जीते हैं। अमित शाह साहब हैं जो 5-6 बार विधानसभा जीते हैं। राष्ट्रपति जी खुद जो हैं वो 2 बार विधानसभा हारे हुए हैं, उन्होंने कभी लोग विधानसभा जीता नहीं, तो उनका भी एक्सपीरियंस नहीं माना जाएगा, वो 2 बार राज्यसभा रहे। और बाकी सब ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको क्या पता कि ये इलेक्शन क्या होता है। सुभाष चंद्रा जी सेक्रेटरी जनरल हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं, थ्योरी बहुत अच्छी है, लेकिन इलेक्शन इज अ डिफरेंट गेम। तो मैं एसएन साहब इस पे एक आपका वो चाहूंगा, ये वन नेशन वन इलेक्शन, ये कोई एक नीजर्क इलेक्शन, नीजर्क वो देने की बात हुई है मोदी सरकार की तरफ से, या देयर इज अ जेन्युइन कंसर्न कि नहीं इस पे कुछ बात होनी चाहिए, क्योंकि बाकी लोगों से तो बात नहीं हो रही है। साहब आपका टेक। नमस्कार। देखिए, ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है ये तो संभव नहीं है। कैसे संभव होगा बताइए। ये देखिए, अभी जो मोदी सरकार है, अभी मोदी सरकार के टाइम पे जो इलेक्शन कमीशन है, गुजरात हिमाचल में तो एक साथ इलेक्शन नहीं किया, उसमें 1 महीना का गैप था। तो 2 स्टेट में, अगर पूरा स्टेट में 2 स्टेट में इलेक्शन इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप कैसे वन नेशन वन इलेक्शन। आप एक काम 2-3 स्टेट में, बंगाल में कितना 7-8 फेज में हुआ। एक स्टेट में अगर पूरा एक दिन में अगर इलेक्शन नहीं हो पा रहा है, पूरा देश में कैसे करेंगे। नंबर 1, दिस इज नंबर 1। उनका अभी देखिए, उनका तो सरकार तोड़ने का, देखिए मध्य प्रदेश में इलेक्शन हुआ, 22 एमएलए जो बीजेपी के अंदर चले गए, कांग्रेस एमएलए, हमारा ये सिंधिया साहब के साथ, सिंधिया साहब के साथ। तो फिर वहाँ 22 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। सिमिलरली कर्नाटक में भी हुआ। तो फिर उनका जो रिकॉर्ड है, जो लोग बोलते हैं, प्रधानमंत्री बोलते हैं वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन, उनका तो रिकॉर्ड ही सही नहीं है, तो कैसे करेंगे। नंबर 1 देखिए, यूके में एक फिक्स टर्म पार्लियामेंट एक्ट था 2010 या 11 में। ये फिक्स टर्म पार्लियामेंट एक्ट जो था, पार्लियामेंट फिक्स रहेगा। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर डिजर्व करने के लिए, पार्लियामेंट को डिजर्व करने के लिए या हाउस ऑफ कॉमन्स को डिजर्व करने के लिए रेकमेंड करेगा, तो दैट प्रपोजल शुड बी पास्ड बाय द हाउस 2/3 मेजोरिटी, ऐसे कुछ था। अच्छा, उन्होंने देखा कि फिक्स टर्म पार्लियामेंट एक्ट में अगर मेजोरिटी है तो चलेगा, अगर नहीं है तो डिसोल्यूशन के लिए, यूके का बात कर रहा हूं, इट वाज साइटेड एज ए मॉडल एक्ट कि पार्लियामेंट टर्म फिक्स करेंगे, डिसोल्यूशन नहीं होगा, अगर डिसोल्यूशन होगा तो हाउस में पास होगा रिजोल्यूशन, इसके बाद प्रधानमंत्री रेकमेंड करेंगे। उन्होंने देखा कि अभी एक हाउस ऑफ कॉमन्स का कमिटी, वो फिक्स टर्म पार्लियामेंट एक्ट को उन्होंने तो रिपील कर दिया, because this is not as per the convention and the constitutional principles है।
अच्छा, तो हमारा यहाँ तो फिक्स टर्म पार्लियामेंट एक्ट नहीं है, या ये नहीं होना भी चाहिए। सो एक्चुअली देखिए, तो ये वन नेशन वन इलेक्शन होगा कैसे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। क्या अमेंडमेंट करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट कोविंद, जो उनका जो कमेटी का हेड बना है, जो कमेटी अभी प्रधानमंत्री या सरकार ने बनाया है, तो एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन्होंने एक शर्त रखना चाहिए था फॉर्मर प्रेसिडेंट के हिसाब से। एक शर्त क्या है? दैट दिस कमिटी विल फंक्शन या रिकमेंड विद इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का जो मूल ढांचा है उसके हिसाब से जो भी रेकमेंड करेंगे करेंगे। देखिए, जब मिस्टर वाजपेयी, प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी, उन्होंने जो कमिटी बिठाया अंडर चीफ जस्टिस वेंकट चलैया, कमिटी कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वेंकट चलैया ने उन्होंने शर्त रखा कि आपने तो बना दिया है, लेकिन उन्होंने चेयरमैन बनेंगे अगर एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस होगा फॉर द कमिटी। क्या होगा रेफरेंस, टर्म्स ऑफ रेफरेंस? दैट हम जो करेंगे विद इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, तो उन्होंने फिर बोला कि he would also like to see who are the members of the committee। आपने जैसे बताया अभी, एक्चुअली मिस्टर कोविंद का क्या एक्सपीरियंस है, यू टेल मी। में मिस्टर कोविंद एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो ओथ लिए थे टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। जब कुछ 30 या 20 MLAs ऑफ दिल्ली असेंबली, उनको रेकमेंड किया कि इलेक्शन कमीशन कि उन्होंने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उनको मिला था, तो उनका सदस्य रद्द किया जाता है। तो प्रेसिडेंट के पास आए वो रिकमेंडेशन, प्रेसिडेंट साइन करने के बाद उनको सदस्यता से निकाल दिया जाएगा। तो आप मेंबर्स, वो जो एमएलएस थे, उन्होंने बोला प्रेसिडेंट कोविंद को कि हमको बिना सुने आप डिसीजन मत लीजिए। नेचुरल जस्टिस डिमांड्स दैट यू मस्ट लिसन टू अस। इलेक्शन कमीशन उनको सुना नहीं था, इसे रेकमेंड कर दिया। मिस्टर कोविंद ऑल्सो उनको सुने नहीं थे। तो देन ये जो मैटर दिल्ली हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट बुला रही, हाउ डिड यू टेक ए डिसीजन विदाउट गिविंग ए चांस टू द एमएलएस? ये तो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। तो दिल्ली हाई कोर्ट टर्न डाउन कर दिया। देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन को दिल्ली हाई कोर्ट टर्न डाउन कर दिया। तो माय पॉइंट इज, उन्होंने जो ओथ लिया था, प्रेसिडेंट ओथ क्या लेते? टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर उन्होंने उस वक्त डिफेंड नहीं कर पाए कॉन्स्टिट्यूशन। सिमिलरली मिस्टर कलाम जब ओथ लिए थे, राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी जब ये मनमोहन सिंह सरकार, उस वक्त में पीएमओ में था, आई वॉज डायरेक्टर इन पीएमओ। तो कलाम साहब जो थे रशिया में थे, मॉस्को में थे। मनमोहन सिंह कैबिनेट ने डिसीजन लिया कि बिहार असेंबली को हम डिसॉल्व कर देंगे और प्रेसिडेंट्स रूल लागू कर देंगे। सो मिस्टर कलाम को फैक्स कर दिया मॉस्को, और उन्होंने तुरंत 10 सेकेंड 10 मिनट में वो फैक्स वापस आ गया प्रेसिडेंट का सिग्नेचर के साथ। तो हाउस डिसॉल्व हो गया। देन मिस्टर नीतीश कुमार जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट से दिस इज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन का खिलाफ गया है। तो मिस्टर कलाम वांटेड टू रिजाइन। कैन यू बिलीव इट? कलाम इज अ वेरी पॉपुलर प्रेसिडेंट। अभी भी स्कूल कॉलेज सारे देश में ही इज सो पॉपुलर, आई टेल यू। बट ही फेल्ड एज द प्रेसिडेंट बिकॉज उनका जो सिग्नेचर था, उन्होंने he should have returned back the proposal for reconsideration of the cabinet, ठीक है ना। सो माय पॉइंट इज, ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को हैंडल करने के लिए, यहाँ काम करने के लिए जो एक्सपर्टीज चाहिए, जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए, मिस्टर नारायणन, KR नारायणन, मैं जब उनके साथ काम कर रहा था राष्ट्रपति भवन में, ये देखिए, उन्होंने जब वाजपेयी सरकार ने बोला कि हम
कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करेंगे। तो मिस्टर नारायणन he raised the voice. He said, let us examine whether the constitution failed us or we have failed the constitution. Mr. Bajpayee was sensitive enough. He said instead of reviewing the constitution, he appointed a commission to review the working of the constitution. You see, so therefore, Mr. Kovind जो अभी जो बने, मुझे मेरा opinion जो है, he should not have accepted this position. See, this is a very serious matter. इसमें कोई फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर है क्या? वो कमिटी में कोई है नहीं। इज देयर ए फॉर्मर चीफ मिनिस्टर या अभी जो चीफ, देखिए ये स्टेट को भी प्रभाव करेगा। स्टेट का कोई रिप्रेजेंटेटिव है इसमें? कोई सीएम है? आई मीन एटलीस्ट द लॉन्ग सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा नवीन पटनायक, अभी तक तो लॉन्ग अभी जो जितने चीफ मिनिस्टर है, इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग, तो उनको भी रखना चाहिए था। अच्छा, तो फिर अच्छा देखिए, और एक चीज है, आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स में जाइए। आर्टिकल 324 का जब डिस्कशन हो रहा था, आई थिंक इट वाज 17 नवंबर 1949, मुझे एग्जैक्टली डेट जो है मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ, ये शायद थोड़ा इधर उधर होगा। तो मिस्टर अंबेडकर उन्होंने बोला कि हम पहले सोच रहे थे कि हम एक टेम्पोररी इलेक्शन कमीशन बनाएंगे, क्योंकि 5 साल में जो 5 साल के बाद तो इलेक्शन होगा, वो ऐसे सोच रहे थे। 5 साल के बाद इलेक्शन होगा तो फिर इलेक्शन कमीशन परमानेंट होगा तो करेगा क्या? एक बार इलेक्शन खत्म होने के बाद तो कुछ काम नहीं होगा, तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना देंगे, बाकी इलेक्शन कमिश्नर को जब भी इलेक्शन होगा इससे पहले उनको अपॉइंट करेंगे। तो मिस्टर अंबेडकर का हमने उस वक्त देखा 49 में तक, 46 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली शुरू हुआ। उन्होंने कहा अरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चल रहा है और 4 बाई इलेक्शन भी हो गया है, 4 या 5 या 6 बाई इलेक्शन हो गया। इसलिए अभी जब बाई इलेक्शन हो रहा है, कुछ लोग मरे, दे पास्ट अवे, उनका डेथ हो गया, कोई छोड़ के चला गया। इसलिए अगर ऐसे अभी हो रहा है तो फ्यूचर में क्या होगा? अभी अगर 4 बाई इलेक्शन के इलेक्शन हो गया, तो उन्होंने कहा कि नो we must revise our decision, हमें रिवाइज करना चाहिए। सो टू एड्रेस जो मल्टीपल इलेक्शन होगा, इसीलिए उन्होंने परमानेंट इलेक्शन का प्रावधान किया था संविधान। तो जो परमानेंट इलेक्शन का प्रावधान किया था, क्योंकि उनको पता था, मिस्टर शिवनलाल सक्सेना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बोले, देखिए उनका प्रेडिक्शन देखिए, उन्होंने कहा कि हम सोच रहे हैं कि 5 साल में इलेक्शन होगा। अभी कांग्रेस पार्टी है सरकार, अभी फ्यूचर में सरकार भी बनाएगा, सरकार सारे स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी आएगा। देन उन्होंने कहा आप 10-12 साल वेट कर लीजिए, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज आएंगे, कोई सरकार गिर जाएगा, कोई सरकार को गिरा दिया जाएगा, फिर बहुत सारे स्टेट्स में इलेक्शन होगा। तो 10-12 साल के बाद बहुत सारे पार्टी आएंगे, उनके अंदर पावर स्ट्रगल होगा। पावर स्ट्रगल में कोई सरकार गिर जाएगा, कोई रिजाइन कर लेगा, कोई पार्टी चेंज कर लेगा। बड़ा पेशेंटली उन्होंने 49 में बोला। इसीलिए he said I support Ambedkar's idea of a permanent election commission. इसलिए एवरी मंथ में जो इलेक्शन होगा इंडिया में, ये जो सोच कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लिखा है। अच्छा, ये जो फिर अगर आप करेंगे, कैसे करेंगे? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? बेसिक प्रिंसिपल है अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द लेजिस्लेचर। सरकार का दायित्व लेजिस्लेचर के पास होता है। तो उस लेजिस्लेचर अगर गिर जाएगा, अगर उसको फिक्स कर देंगे, फिक्स टर्म कर देंगे, तो जो लेजिस्लेचर फिर कैसे होगा? दैट इज अगेंस्ट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम थोड़ी है कि एग्जीक्यूटिव विल बी स्टेबल। हमारा जो सिस्टम अंबेडकर ने बोला था, उनका जो स्पीच था जब पूरा ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर हुआ था, वी डिडंट प्रेफर फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव, वी प्रेफर्ड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। तो फिर फिक्स टर्म पार्लियामेंट 5 साल के बाद होगा, तो यू आर गोइंग फॉर प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो अगर कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा, सपोज कहाँ बजट पास नहीं होगा,
सपोज लोकसभा में मोशन ऑफ थैंक्स ऑफ ऑन प्रेसिडेंट्स एड्रेस अमेंड हो जाएगा तो फिर गवर्नमेंट तो गिर जाएगा। नो कॉन्फिडेंस वो छोड़ दीजिए, चंद्रशेखर सरकार ने रिजाइन कर दिया। क्यों रिजाइन किया? वो बहुत सारे अमेंडमेंट आ गया टू द मोशन ऑफ थैंक्स ऑन प्रेसिडेंट्स एड्रेस। तो अगर वो कांग्रेस राजीव गांधी ने सपोर्ट करने के लिए बोला हम सपोर्ट इन द वी विल अपोज द motion of thanks on president's address, then Chandrasekhar said this will be insult to the highest office of the land, the president of India, and therefore he resigned. Resigned to the government fell. So therefore बहुत सारे कारण से गवर्नमेंट गिर जाएगा। तो दैट वाज कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में ये समस्या को उन्होंने ठीक से समझे थे, इसीलिए परमानेंट इलेक्शन कमीशन बैठाया। अगर परमानेंट इलेक्शन कमीशन बैठाने के बाद इतने साल हो गया तो अभी ये डिबेट क्यों आ रहा है? अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स चाहिए तो आप देखिए बहुत सारे कमेटी है, दिनेश गोस्वामी कमेटी है, ये जो 4th एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, उसमें भी रिकमेंडेशन है, उसको आप देखिए कैसे करेंगे। सो बाकी नेक्स्ट राउंड में आई विल कंटिन्यू। जी मैं जी साहू भाई साहब, मैं चलते चलते एक लास्ट टिप्पणी आपसे, क्या इसकी भी संभावना आपको लगती है कि जैसे प्रेसिडेंट ऑफ भारत कर दिया, अब आप कहते रहिए कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आज मेरी यशवंत सिन्हा जी से सुबह बात हो रही थी, वो कह रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा है इंडिया दैट इज भारत, और उसके बाद कहीं भारत नहीं लिखा, सब जगह इंडिया लिखा जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी डिफाइंड है कि भाई इंडिया दैट इज भारत। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये सिंपल मेजोरिटी से चेंज कर देंगे इसको? भाई अब कर देंगे, उसके बाद कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में 4-5 साल बाद आएगा कुछ फैसला, 5 साल बाद ये हो चुका होगा कि ये तो 20 इलेक्शन हो चुके हैं, अब क्या किया जाए, इलेक्शन तो गलत हुए थे कुछ हमारी। मैं एक लास्ट टिप्पणी बहुत शॉर्ट में, ये देखिए अभी तो ये दिस टेन्योर का जो अभी बचा हुआ है सरकार का, इस टेन्योर के अंदर कुछ नहीं कर पाएंगे। नंबर वन, वो तो कमेटी बैठा है, रिपोर्ट कब देगा? ये तो अभी स्पेशल सेशन हो रहा है, इसके पहले चुनाव से पहले कैसे करेंगे? वो तो रिपोर्ट कब, पता नहीं कि क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, कितना टाइम दिया हुआ है। मुझे जो लग रहा है, देखिए ये जो डबल इंजन सरकार आपने बताया ना, डबल इंजन सरकार मतलब सेंटर में जो है बीजेपी सरकार, स्टेट में, तो सारे देश में अगर इसे डबल इंजन बोलेंगे तो दे वांट वन पार्टी रूल। इसका मतलब है वन पार्टी रूल। अच्छा, वन पार्टी रूल, डबल इंजन सरकार इज जस्ट ए यूफेमिज्म, एक बहाना है टू से दैट नो ओनली बीजेपी विल रूल द होल कंट्री। करेक्ट। अच्छा, तो ये जो वन पार्टी रूल है, इट्स वेरी डेंजरस थिंग। और वन नेशन वन इलेक्शन, जिसका मतलब है बीजेपी विल रूल द होल कंट्री फॉर 5 years। स्टेट है, ये है। सो दिस इज नथिंग बट एन अटेम्प्ट टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। ये वन नेशन वन इलेक्शन क्या, दे वांट टू चेंज द होल। अभी देखिए आज राम माधव का एक आर्टिकल आया है इंडियन एक्सप्रेस में, ही ऑल्सो क्वेश्चंस बेसिक स्ट्रक्चर। अभी तो वाइस प्रेसिडेंट बेसिक स्ट्रक्चर को क्वेश्चन किए हैं, फॉर्मर चीफ जस्टिस। सो इट इज एन अटेम्प्ट टू कंप्लीटली चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये एक प्रयास है जस्ट टू वन पार्टी रूल के उद्देश्य में हो रहा है। एंड दिस इज डेंजरस, ये बड़ा डेंजरस है देश के लिए।